Hello dear aspirants, a very warm welcome to Bodhisattva PCS. My dear friend, if you are serious aspirant for BPSC तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि 69 BPSC आपका टारगेट है, यदि आप इसका संधान करना चाहते हो और फाइनली BPSC क्रैक करके राज्य को अपना सेवा देना चाहते हो, चाहे आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या कहीं जॉब करते हो, ये होलिस्टिक विजन जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे द्वारा अप्रोच जो बताया जा रहा है, ये सब आपके लिए है। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अभी का जो समय है ना, ये डिलेमा वाला समय है, ये डिलेमा का इन्वायरमेंट है। बीपीएससी के द्वारा कुछ चेंजेस लाए गए हैं, ट्रेंड्स चेंज करा गया है, चाहे मेंस की बात करें या प्रीलिम्स की बात करें। कुछ सिलेबस ऐड ऑन हुआ है, एसए का पेपर ऐड ऑन हुआ है 3 पार्ट में, 3 सेक्शन में, जिसमें एक पार्ट जो है टोटल आपकी राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सबसे रिलेटेड है। तो इस सिनारियो में, इस बदलते माहौल में आपका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, इसमें मैं स्ट्रेटजी या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए नहीं बनाना मतलब बताऊंगा मैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी मूर्ख व्यक्ति रूल्स बना सकता है और कोई दूसरा मूर्ख उसे आजीवन फॉलो कर सकता है। यदि आपका जिंदा दिमाग है तो हमेशा अमेंडमेंट होना चाहिए, हमेशा सुधारात्मक कार्रवाई करके अपने जो सक्सेस का पाथ है उस पर आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, चाहे वह एस्पिरेंट हो या टीचर हो, सबके द्वारा, समाज के हर एक सोसाइटी के द्वारा, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काफी प्रोडक्टिव ये वीडियो होने वाला है। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो तभी देखिएगा। यदि आप पार्ट टाइम ये हो कि चलो बीपीएससी दे लेते हैं, इस माइंडसेट के साथ हो, तो आप इसे मत देखना, आपके लिए यह वीडियो नहीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। इस थ्रू आउट वीडियो में मैं पूरे वीडियो लेक्चर को 4 पार्ट में मैंने बांटा है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए। अभी का जो समय है ना, चाहे आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस का, स्पेशली अब बीपीएससी और यूपी पीसीएस की बात करूं तो ये टोटल आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अनुशासित हो, इस चीज को लेके कितना डिटरमाइंड हो। ये सारी चीजें जो है ओवरऑल जब आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगी तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आप देखते हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ के भी बीपीएससी को या आईएएस को आराम से क्रैक कर लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा पढ़ते भी हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। अंतर यही होता है टेम्परामेंट का, सही माइंडसेट का, सही अप्रोच का। तो इस वीडियो के इस शीर्षक के अंतर्गत हम ये सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, जब आपको युद्ध जीतना हो ना, कोई वॉर हो रहा है, कोई गेम हो रहा है, तो मान लीजिए युद्ध के समय जो आपका अपोनेंट होता है, जो आपका दुश्मन होता है, उसका माइंडसेट आपको बीट करना आना चाहिए। कब बीट कर सकते हो? जब आप उससे एक कदम आगे चढ़ो। चलो देखिए, जब आईआईटी का पेपर होता है, चाहे आईएएस का एग्जाम होता है, किसी स्टेट पीसीएस का, इस बार का प्री एग्जाम जो है, ऐसा लगा कि एक एक क्वेश्चन पे बीपीएससी ने दिमाग लगा के, जो उसके सेटर्स हैं, जो उसका रिसर्च ग्रुप है, एक एक क्वेश्चन पे दिमाग लगा के उन्होंने क्वेश्चन सेट किया था। क्यों? आपको डिविएट करना है, आपको ऐसा मतलब उसमें क्लू देना है कि आप गलती करने की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो जाओ और गलती करके आप रेस से बाहर हो जाओ। लेकिन फिर भी बच्चे उसे बीट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका अपोनेंट है, यहां पे बीपीएससी आपका अपोनेंट है, उसके माइंडसेट को समझना काफी जरूरी है कि ये किस माइंडसेट के साथ आगे चल रहा है। मैंने कहा था प्रीवियसली कि बीपीएससी बहुत ही जल्द अपने एग्जाम में ऐसे इंट्रोड्यूस करा। मैंने बताया कि एनालिटिकल अप्रोच, मैं वीडियो भी बनाया था, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। 68 बीपीएससी प्री के पहले की जो एनालिटिकल अप्रोच वाले हैं वो खुश होंगे, और जो केवल फैक्चुअल अप्रोच वाले हैं, मिसगाइड किए जा रहे हैं और अपना जो है थॉट प्रोसेस नहीं यूज कर रहे हैं, वो जो है दुखी होंगे। तो ऑब्वियस वैसे स्टूडेंट जो पिछले अप्रोच के साथ ही आ रहे थे, हालांकि अच्छे हैं, मेहनत उन्होंने खूब करा, लेकिन अभी वो दुखी हैं, कहीं ना कहीं वो बॉर्डर लाइन पे हैं या बिलो द लाइन है। ठीक है, और वहीं एनालिटिकल अप्रोच वाले जो थोड़ा कम भी पढ़े होंगे, उनका आराम से 95 प्लस सही है और वो हैप्पी हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन होने वाला है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ट्राई टू बीट द बीपीएससी मूव। कैसे हम बीपीएससी के मूव को बीट कर सकते हैं, उसके माइंडसेट को बीट कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टडी प्लस वॉचडॉग बिहेवियर। ये वॉचडॉग बिहेवियर क्या होता है, ये साइकोलॉजी है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। इसके साथ साथ रोल ऑफ संधान दयम बैच, हमारा जो बैच शुरू हो रहा है 25 फरवरी से,
69 बीपीएससी प्री कम मेंस बेसिक को टारगेट करते हुए जो मात्र 551 रुपये में होगा। कितना साइंटिफिक तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके से हमने नोट्स तैयार करा है। लेक्चर में आपको कोई भी टॉपिक ऐसे समझा देंगे कि वो प्री और मेंस दोनों में आपका काम दे। ठीक है, तो इसका क्या रोल होने वाला है थ्रू आउट वीडियो लेक्चर, हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए अब एक एक करके टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है राइट माइंडसेट क्या होता है। देखिए, राइट माइंडसेट में जो सबसे पहली बात आती है आपकी साइकोलॉजी आती है कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए कितना तैयार हो। मान लो कि आपको कहा जाए कि आपको युद्ध लड़ना है, तो आप उस युद्ध के लिए कितना तैयार हो, या किसी फोर्स की वजह से लड़ रहे हो, या किसी को देख के लड़ रहे हो कि मैं भी जाके कुश्ती लड़ूं, या कहीं मतलब युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट लूं ताकि मेरे को लोग भी कहेंगे कि फलाना आदमी युद्ध लड़ रहा है या कुश्ती लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उससे पहले के कुछ माइंडसेट होते हैं। आपका फिजिकल, मान लीजिए कुश्ती लड़ रहे हो तो उससे पहले आपकी फिजिक तैयार होनी चाहिए, आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बावजूद इसके इन सारी चीजों से पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए उस पार्टिकुलर चीज को जिसको आप करने जा रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस माइंडसेट की बात करूं तो इस माइंडसेट को प्राप्त करने से सबसे पहले आपको माया से लड़ना पड़ेगा। मोह माया से, स्पेशली माया जो हिंदुइज्म में बात करी जाती है कि यह माया क्या है। एक स्टूडेंट के लिए अब आप ये सोच रहे होगे कि दुनियादारी छोड़ के और ये दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा के, बहुत लोग टीचर ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, गाना छोड़ दो, खाना पीना सब कुछ छोड़ दो, देश दुनिया छोड़ दो। भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब आप स्नीप डॉग बनोगे ना, यही वॉच डॉग वाला बिहेवियर मैंने बताया था, जब चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे, दुनिया में आप जितना घुसोगे और अंदर जितना ही जाओगे, ये आपका द्विआयामी अप्रोच होना चाहिए। आप दुनिया में जितना घुसोगे, दुनिया को ऑब्जर्व करोगे, अपनी सोसाइटी को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी आर्ट एंड कल्चर को, अपने राज्य व्यवस्था की या अपने देश की या इंटरनेशनल रिलेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, तो ये सारी चीजें हैं बाह्य दुनिया। इस बाह्य दुनिया को जितना ऑब्जर्व करोगे और अंदर इन सारी चीजों से पढ़ते हुए, समझते हुए, अंदर अपने आप जितना ही समाहित होगे, जितना अंदर जाओगे, सक्सेस उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होता जाएगा, सफलता उतना ही आपके अप्रोच में आती जाएगी। तो ये मोह माया क्या है, ये माया क्या है, मैं डिफाइन करूंगा। देखिए, अब जो है जब ट्रांजिशनल फेज होता है ना किसी भी संस्कृति का, किसी भी कल्चर का, जैसे हमारा ट्रांजिशनल फेज है जो इंडिया का कल्चर है, और ये ट्रांजिशनल फेज में है, यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। हम जो हमारे रियल संस्कृति थी उसको छोड़ के हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हम अपनी चीजों को, हमारे पास जो चीजें होती हैं, हमारे पास जो क्षमता होती है, उसका महत्व हमें नहीं पता होता है और हम दूसरे की चीजों को अडॉप्ट करने पे ज्यादा आदी होते हैं। तो यहां पे क्लिक क्या है, क्लिक ये है कि आपको माया को बीट करना है। माया को कैसे, यहां पे माया क्या है, यहां पे माया होगी आपका संसाधनहीनता, संसाधन की कमी। कुछ स्टूडेंट्स को आप देख रहे होगे, वो सोचेंगे कि ना भैया हमारे पास संसाधन ही नहीं है। यदि आप राइट अप्रोच के साथ चल रहे हो तो आपके लिए संसाधन की कमी नहीं है इस दुनिया में। आप आराम से कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो या कहीं किसी को फी देना है तो आराम से बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने से छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हो, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, बहुत कुछ, खेतों में मजदूरी कर सकते हो। लेकिन यदि ये सारी चीजें जो है आप करके, खुद से मेहनत करके आगे बढ़ोगे ना, तो अपने डिपेंडेंसी पे, जब अपने बल पे कोई काम किया जाता है तो आपका मोरल इतना बूस्ट होगा कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ माया ये है, एक माया जो है ये BF-GF वाला है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। आजकल के बच्चे, वहीं जो मैं जो संस्कृति की बात कर रहा था, वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहा था, इस वाले एरिया में ज्यादा फॉल कर जाते हैं। ये जो ग्लैमर है, शुरुआती ग्लैमर, इसको ये समझ नहीं पाते हैं कि सक्सेस होने के बाद ये ग्लैमर इनके पास और आएगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। और इस सर्कल में, इस माया में पड़ के कहीं ना कहीं जो अपना टोटल फोकस होना चाहिए अपने गोल के प्रति, इससे डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। किसी भी तरीके का रोना नहीं रोना है, संसाधनहीनता का रोना नहीं रोना है। आपको नो कहना आना चाहिए, नो
नो वर्ड ऐसा है कि यह एक विटामिन है, इसे यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया, अपने जीवन में अपना लिया, तो आपके ये भी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका स्टूडेंट, आपका एक मित्र आके कह रहा है कि चलो फलाना मूवी लगी है या खेसारी यादव की बहुत बड़ी मूवी आ रही है, चलो उसे देखते हैं, लेकिन आपका मन कर रहा है कि चलो अभी एस्से का एक टॉपिक तैयार करें, और अपने मित्र का बात मानते हुए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए उसके साथ चले जाते हो। तो जो आपने साइकोलॉजी के साथ जो आपने अनुशासन डेवलप किया था, जो आपने माइंडसेट डेवलप किया था उस पार्टिकुलर, मान लीजिए आप लोकतंत्र पे या महिला सशक्तिकरण का टॉपिक तैयार कर रहे होते, तो उसके टोटल पीछे का जो थॉट प्रोसेस है ना वो खत्म हो जाएगा, आपने जो मेहनत करा वो खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखो, आप ये चीज समझ लिए तो आप सारी चीजें समझ लिए, बाकी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको बहुत आराम से बता दूंगा, और आप उस अपने तरीके से उसे मॉडिफाई करके बड़ी आराम से वो कर सकते हो। तो जो महिला, मान लीजिए कि आप वुमेन इंपावरमेंट का टॉपिक तैयार कर रहे हो और कोई आपका मित्र आके कह रहा है कि चलो खेसारी लाल यादव का एक मूवी देख के आते हैं, आप उस मित्र को ना नहीं कह पाए बावजूद इसके कि आप फुल्ली डेडिकेटेड हो उस टॉपिक के प्रति, तो एक तो आपके पीछे आपका जो माइंडसेट अभी तक क्रिएट हुआ था, जो थॉट प्रोसेस आपने डेवलप किया करा था, वो तो खत्म हो ही गया, आधी अधूरी टॉपिक छोड़ के चले गए। उसके साथ साथ इसके बाद आपका समय बर्बाद होगा। इसके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत देखो, लेकिन जब आप नहीं पढ़ रहे होते हो ना तब जाके देख सकते हो। ये नहीं कि पढ़ना बीच में छोड़ के और आपका माइंडसेट, आपका माइंड कह रहा है मैं कुछ और करूं, आपका दोस्त कह रहा है नहीं चलो ये करने जाते हैं, तो आप उसमें चले गए, इन्फ्लुएंस हो गए। क्यों? क्योंकि दोस्त नहीं नाराज होना चाहिए। तो इसमें जो आपका पीछे का मेहनत है वो बेकार चला जाएगा, आपका समय बेकार चला जाएगा, आपका जो संसाधन है, पैसा जो आप तैयारी में काफी महत्व रखता है, ये भी खत्म हो जाएगा। और जब आप आओगे ना वहां से, तो वो एक पार्टिकुलर जो साइकोलॉजी क्रिएट होगी उस मूवी को देख के आपका माइंड डिविएट होगा, उससे निकलने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और फिर जब समय लगेगा उस चीज से निकलोगे तो फिर उसी टॉपिक पे आप दोबारा मेहनत करोगे। तो इन सारी चीजों से बच गए, इस माया को बीट कर दिए, तो आपका सक्सेस जो है काफी ज्यादा सियोरिटी हो जाएगी सक्सेस की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, बस आपने ये समझ लिया तो सब चीज आपके लिए आसान है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस चीज को समझो। ठीक है, मैंने समझा दिया आपका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए। अब देखिए, जो अब हम पढ़ने के बारे में आ जाते हैं, हमने अपना माइंडसेट तैयार कर लिया, अब हम चीजों को कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमारा ये जीवन नहीं है बट जीवन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने डिसाइड किया है कि आपको स्टेट सर्विसेज में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है और बिहार की सोसाइटी में कुछ योगदान देना है। तो इसमें सबसे पहली बात कि हम सिलेबस को डिफाइन करते हैं, सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस से कोर एरिया को डिफाइन करते हैं। कोर एरिया मतलब, मान लीजिए यदि आपको प्री को टारगेट करना है, तो आपने देखा होगा अभी का 68 बीपीएससी का, या कुछ सालों से देखोगे तो बीपीएससी का जो कोर एरिया है, बीपीएससी जहां से प्रश्न पूछता है वो सबसे ज्यादा पूछता है हिस्ट्री से। ठीक है, उसके बाद मतलब ये इक्विवेलेंट हो गए हैं साइंस से, उसके बाद करंट अफेयर से। ठीक है, उसके बाद आपको पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर इस बार इकोनॉमी से भी पूछा था, फिर बिहार स्पेशल हो गया। ये कोर एरियाज है माय डियर फ्रेंड। तो जब आप सब्जेक्ट को डिफाइन करोगे कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं प्रायोरिटी बेस्ड हमें पढ़ना चाहिए, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसमें भी यदि हिस्ट्री को तोड़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न पूछता है, और एंशिएंट और आपको मिडाइवल जो है ये बराबर रहते हैं, 4-5 रहते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक। तो देखिए यहाँ पे साइंस एंड टेक में जो है एक क्लू है, मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्लू है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करके कह रहे हैं कि सर साइंस एंड टेक जो है हमारा कभी सब्जेक्ट रहा ही नहीं है पसंदीदा सब्जेक्ट। तो देखिए, आप सारे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं कर सकते हो, ये मतलब ये अपने लिमिटेशन को समझो, सारे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री पे कमांड कर लिया, हिस्ट्री आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, उसके बाद करंट अफेयर्स पे कमांड कर लिया, उसके बाद ये तीनों सेक्टर पे कमांड कर लिया, बिहार स्पेशल पढ़ लिया। तो साइंस को थोड़ा बहुत यदि आपने लूसेंट से भी पढ़ लिया, जो पतली वाली लूसेंट है, तो इसमें से 30 प्रश्न जो पूछता है ना, जनरली आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बताया था ये कितना प्रश्न पूछा गया है इस बार और पूछा जाता है। तो मान लीजिए साइंस का 30 प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसमें से आराम से 10 से 15 प्रश्न जो है, बावजूद इसके कि आपने साइंस पे कम फोकस करा है, सही कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखो, अपने कोर एरिया को डिफाइन करो और जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है उससे जो है शुरुआत करो। शुरुआत यदि आप कर रहे हो तो उससे शुरुआत करो कि कौन सा आपका पसंद। मान लीजिए बहुत लोगों का पॉलिटी पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी से पढ़ो। और हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, क्यों पूछा था। क्या आपने कभी सोचा कि आपको एग्जामिनेशन में पॉलिटी पूछने की क्या आवश्यकता है, हिस्ट्री पूछने की क्या आवश्यकता है। पॉलिटी पूछने का ये कॉन्सेप्ट है
कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश के बारे में, जब उसके पॉलिटिकल व्यवस्था के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करते हो तो देखते हो कि वह देश किस तरीके से रन करता है, वह देश अपने लोगों के लिए कितना कल्याणकारी है, दैट मींस कितना वेलफेयर स्टेट है। और आज के वैश्विक जमाने में जैसे आपको मित्र बनाना है तो आप मित्र अपने लाइक माइंडेड पीपल को बनाओगे, वैसे व्यक्ति से ज्यादा अटैच होगे जिसका सोच, जिसकी समझ जो है आपसे बराबर हो या आपसे थोड़ी सी ज्यादा हो, कम से और आपसे मतलब डिफरेंट सोच वालों से तो मित्रता नहीं होती। तो पॉलिटी यही है, पॉलिटी बताती है कि हर एक स्टेट का कितना मतलब वेलफेयर डिग्री है, वो अपने लोगों के प्रति कितना डेडिकेटेड है, वो लोकतंत्र पे आधारित है, राजतंत्र पे आधारित है, तानाशाही पर आधारित है, सैन्य तंत्र पे आधारित है, किस पे आधारित है, उसके प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, उसके टोटल इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, प्रशासनिक इकोलॉजी के बारे में, तब आईआर डेवलप होता है। तो पॉलिटी पढ़ने के पीछे का ये कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी चीज समझो, पढ़ो, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि मैं पॉलिटी क्यों पढ़ रहा हूं, तो ये चीजें जो है आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये आपने राइट मतलब ये कोर एरिया डिफाइन कर लिया कि ये सब्जेक्ट हैं हमें जो है प्री और मेंस के लिए पढ़ना है। अब क्या करना है, अब देखिए अब का जो समय है ना, अब जो चेंजिंग, देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन ये ओरिएंटेशन क्लास है जो हमारा 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या मतलब अवेलेबल कराने वाले हैं उस बैच में। इसके पहले मैं ये सारी चीजें पहले आपको डिफाइन कर दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने से भी यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन तरीकों को अपना के आराम से जो है आप सफल हो सकते हो। तो आपने कोर एरिया डिफाइन कर लिया, लेकिन अब जो समय है ना, ये समय है, पहले लोग करते थे कि ना भैया चलो प्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद 5-6 महीना का समय मिल जाएगा, मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो वो भी कर सकते थे, पहले करते थे लोग, और अभी भी कर सकते हैं यदि प्री के बाद मेंस के लिए 5-6 महीना का समय मिल जाए। लेकिन अब प्री के बाद मेंस में मुश्किल से 3 महीने का समय दे रहा है बीपीएससी, 3 से 4 महीने का। लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चीजें पूछ रहा है ना, ये जो है कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही आप कर सकते हो। आपका प्री भी तैयार होना चाहिए, साथ में मेंस भी तैयार होना चाहिए। तो पहले मेंस ओरिएंटेड चीजों को पढ़ो, समझ के पढ़ो, प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ो। कोई भी टॉपिक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ो, ये नहीं कि ये आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, इस पे महाअभियोग लगाया जाता है। केवल फैक्ट्स ओरिएंटेड नहीं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसके बाद का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का जो भी विश्लेषणात्मक चीजें दी गई हैं उन सबको समझ के पढ़ते हुए जाओ। तो जब ऐसे कहानी के तौर पे पढ़ते हो ना तो फैक्ट्स आराम से याद हो जाते हैं। ये एक तरीके से मूवी देखना हो गया। आप जब मूवी देखते हो तो कैसे पढ़ते हो, एक कहानी के तरीके से मूवी दिखाई जाती है ना, इंटरेस्टिंग होके, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो कोई भी जब आप एनालिटिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, एनालिसिस करके पढ़ोगे, तो वो एक मूवी एक चलचित्र तरीके से हो जाता है। स्पेशली यदि हिस्ट्री की बात करूं, यदि आप पुरानी वाली हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय एक बहुत मार्मिक लाइन लिखी हुई थी कि जिस चीज को लेके जो तत्कालिक कारण बनाना, वो चर्बी वाला कारतूस, उसी का यूज लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों दांत से खींच खींच के करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो जिस चीज के लिए वो लड़े उसी को हथियार बना लिया। ये लाइन बहुत मार्मिक लिखी हुई है। जब आप उसमें गहनता से पढ़ोगे तो जब वो लाइन आपके दिमाग को टच करेगी तो सीधे वो आपके दिमाग से आपके हृदय में उतर जाएगी। तो वो एक मूवी चलचित्र के जैसे काम करेगा और चीजों को आप आसानी से समझोगे। कहने का मतलब जब आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ते हो तो आपका मेंस तैयार हो जाएगा ओवरऑल, और उसके साथ प्री तो उसके लिए हलवा है। ठीक है, प्री भी आपका तैयार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपको प्री के लिए अब पढ़ना क्या है। बस आपको केवल वो मतलब ऐसा लगेगा कि प्री के लिए क्या पढ़ें, बस आपको केवल रिवाइज करना होगा और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना होगा। आप आराम से प्री कर सकते हो क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं जो केवल प्री के लिए पढ़ के प्री ओरिएंटेड होके आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ डू नॉट बी अ फैक्ट्स हंटर, मैंने पहले ही बता दिया। इसी में प्री ओरिएंटेड और ये ओरिएंटेड, जब आप प्री और मेंस ओरिएंटेड चीजों को करोगे तो आराम से फैक्ट्स याद हो जाएगा। केवल फैक्ट्स हंटर मत बनो। ठीक है, इसके साथ साथ फॉलो द एक्टिव लर्निंग मेथड। एक्टिव लर्निंग मेथड का मतलब कि मान लीजिए कि आप हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, तो एक पैराग्राफ के बाद आप पॉज लगा दो, पॉज बटन मतलब रुक जाओ और सोचो कि ये पैराग्राफ से मैंने क्या सीखा। ये पैराग्राफ फलाना टॉपिक, दैट मींस मान लीजिए आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हो तो ये पैराग्राफ मुझे राष्ट्रपति के बारे में क्या बताया और इससे क्वेश्चन किस तरीके से अराइज हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग।
पैसिव लर्निंग ये होता है कि आप उपन्यास के जैसे चीजों को पढ़ते जा रहे हो, ना रुक रहे हो, ना अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हो, ना क्वेश्चन रेज हो रहा है आपके दिमाग में, इसे बोलते हैं पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग थोड़ा भी समय में आप ज्यादा पढ़ सकते हो। एक्टिव लर्निंग में थोड़ा समय में थोड़ा ही पढ़ोगे, लेकिन मतलब ज्यादा समय में भले ही आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन वो प्रोडक्टिव ज्यादा होता है, उससे आउटपुट आपका ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। और मैं बताऊंगा कि आप यदि एक्टिव लर्निंग जो मेथड मैंने बताया, इससे यदि आपने आधे घंटे भी पढ़ लिया ना, तो आधे घंटे के बाद आप बर्नआउट हो जाओगे, आपका दिमाग थक जाएगा। तो उसके बाद 5 मिनट का 10 मिनट का समय लो, अपने आप को हैप्पी करो, ब्रीदिंग करो, कुछ भी करो, जंप करो, अपना जो पसंदीदा गायक है उसका गाना सुनो। ठीक है, ये सारी चीजें करो, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद रिफ्रेश होके पानी वानी पी के फिर बैठ जाओ। तो ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है तो एमसीक्यू उस चैप्टर पे करो। ठीक है, आप आईएएस प्रीवियस ईयर का, आईएएस का ऐसा बुकलेट ले लो, आईएएस प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स के, कि उसमें जो पार्टिकुलर टॉपिक से यदि प्रश्न पूछे गए हैं तो उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करो कि ये प्रश्न जो है आप हल कर पाते हो या नहीं हल कर पाते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अपने प्रिपरेशन का जायजा भी लेते रहोगे। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग माय डियर फ्रेंड। ठीक है, उसके साथ साथ यदि आपने एनसीईआरटी की बुक से तैयारी कर रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक, तो एनसीईआरटी की कोई भी चैप्टर जब खत्म होता है ना, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 9th 10th में, तो चैप्टर जब खत्म होता था तो उसके बाद जो है प्रश्नावली दी हुई होती थी। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी और शॉर्ट आंसर के भी फॉर्म में और दीर्घ उत्तरीय के फॉर्म में। तो आप पार्टिकुलर चैप्टर यदि पढ़ लिए तो जो दीर्घ उत्तरीय और शॉर्ट आंसर वाला जो क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि आप 9th 10th या 11th में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। तो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस आपकी शुरुआत से ही होती रहेगी। छोटी छोटी चीजें ही करते करते आप कंपाइलेशन कर लोगे और आपका व्यक्तित्व तो इतना विकसित हो जाएगा कि बाद में आपको जब प्री देके आओगे तो मेंस के लिए भी आपको मतलब तैयारी करना, रिवीजन करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। हर एक टॉपिक के पीछे, हर एक अप्रोच के पीछे साइकोलॉजी है। इसके साथ साथ मेक शॉर्ट नोट्स। कोई भी चैप्टर पढ़ो ना तो उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बना लो। 5 पेज का कोई चैप्टर है तो वो 1 पेज में, आधा पेज में उसे कंसाइज कर लो। कितना भी गंदा बनाओ, कैसे भी बनाओ, फ्लो चार्ट यूज करो, डायग्राम यूज करो, थोड़ा बहुत कोई फिगर वगैरह बना लो, किसी भी तरीके से बनाओ, बस वो आपको समझ में आना चाहिए। किसी को प्रेजेंट नहीं करना है कि खूब लाइन खींचे, खूब बढ़िया से ड्रॉ करे, 1 घंटा बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप शॉर्ट आंसर उसमें कुछ इंडिकेशन डाल दो जिससे कि आपको समझ में आए, और वो चीजें एक दिन, वीक में एक दिन डिसाइड कर लो, संडे के दिन, कि इस दिन जो है मुझे नया कुछ नहीं पढ़ना है, और जो आप 1 सप्ताह 6 दिन आपने जो पढ़ रखा है उसी का रिवीजन केवल संडे को करना है थ्रू योर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसके बाद स्टडी बट ऑलवेज टुवर्ड्स गोल। हमेशा ये मत कोशिश करो कि एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली और 5 दिन पढ़े ही नहीं। एक दिन जब 12 घंटे पढ़ोगे, दूसरे दिन 12 घंटे पढ़ोगे, तीसरे दिन आप बीमार पड़ जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप एक्टिव लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आप 12 घंटा कभी नहीं पढ़ सकते। 5 से 6 घंटा मैक्सिमम होता है। 5 से 6 घंटा यदि आपने पूरा दिन मिला के, 24 घंटे की बात कर रहा हूं, यदि आपने पढ़ दिया तो आप आराम से बीपीएससी को क्रैक कर लोगे माय डियर फ्रेंड। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया आपका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगा रोल ऑफ संधान बैच। हमारा जो बैच शुरू हो रहा है, हाँ, करंट अफेयर्स के बारे में भी बता देता हूं कि करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है ना, तो करंट अफेयर्स प्री प्लस मेंस के लिए ही पढ़ना है। बहुत लोग एसपीडी, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे ऐसे आ गए नए नए, जो पुराने ढर्रा था उस पे जो है उनका काम चल सकता था उनके पढ़ने से। लेकिन यदि आप उन पे अभी भी लेवाइड हो सकता है कि वो प्री में सहायता दे दें, लेकिन मेंस के लिए आपको उससे 4 गुना 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा। और मेंस अब जितना डेप्थ में जा रहा है, जितना इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो रहा है, ये जो है प्री और मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ोगे तभी जाके जो है आपको सफलता हाथ मिलेगी। ठीक है, तो मैं बता दिया, यदि स्टडी सब्जेक्ट पढ़ना है तो 11 12 के बुक से तैयार करो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सारी चीजें। और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो न्यूज़पेपर और कोई भी एक मंथली मैगजीन, पीडी या क्रॉनिकल ले सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इससे जो है आपका ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए, हमारा जो बैच है ये क्या रोल निभा रहा है आपके प्रिपरेशन में, ये है। ठीक है, 25 फरवरी से शुरू हो रहा है, मात्र 551 रुपये में। वी विल कवर ऑल स्टैटिक सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल
प्लस करंट अफेयर्स, और इस तरीके से हम काफी साइंटिफिक वे में पढ़ाएंगे। हम किसी भी टॉपिक को केवल फैक्ट्स लेवल पे नहीं, एनालिटिकल लेवल पे भी पढ़ाएंगे, ताकि आपका प्री तक जो है पूरा मेंस बेसिक तैयार हो जाए और साथ में प्री भी तैयार हो जाए। ठीक है, मेंस बेसिक इन द मतलब कि बहुत सारे लोग जो नहीं समझ रहे हैं कि मेंस बेसिक क्या है, तो इसमें मैं आपको आंसर राइटिंग नहीं कराऊंगा इस बैच में, और ना ही मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं, जो स्टैटिक सब्जेक्ट होता है उसका मैं एडवांस भी पढ़ा दूंगा। और कोई भी करंट अफेयर्स का भी टॉपिक होगा, मान लो कि अभी मैंने ई रूपी है, अभी मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड करा है, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हो। तो ई रूपी के बारे में मैं ये केवल नहीं बताऊंगा कि ई रूपी है क्या, ये कब इंप्लीमेंट हुआ, कैसे हुआ, ई रूपी क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सरकार क्यों लाना चाहती है, इसके साथ जो चुनौतियां हैं वो किस तरीके से हैं, प्लस इसमें बिहार का इनपुट देके, प्लस इसमें स्टैटिक इकोनॉमी, जैसे इसमें सेकेंडरी बाजार की बात करी जा रही है, प्राथमिक बाजार की बात करी जा रही है, कैपिटल मार्केट की बात करी जा रही है। तो ये सारी चीजें करंट को स्टैटिक से जोड़ के मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके माय डियर फ्रेंड। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इसी नंबर पे, ये जो नंबर है मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 97-170-58-805, और एक और नंबर है ये वाला 98-10-63-8805, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, 98-10-63-8805। आप इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी लो, और हमसे जुड़ के जो है आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। और मैं इतना विश्वास के साथ कहूंगा कि यदि हमारे द्वारा बताए गए अप्रोच को आप अपने तरीके से इसे मॉडिफाई कर सकते हो, यदि आपने ढंग से पढ़ा, हमारे बैच से जुड़ के यदि आप हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ओवर थ्रू आउट 6-7 महीना कवर कर लिया, तो आपको सिलेक्शन होने से, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फुल्ली डिटर्मिनेशन के साथ यदि आप लगते हो, किसी चीज को चाहते हो, तो वो कहा जाता है ना कि पूरी कायनात जो है उसको आपसे मिलाने में लग जाती है माय डियर फ्रेंड। अब तक के लिए, अभी तक के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।